हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका क्या नाम होगा, कंपैरिजन ऑफ न्यूटोनियन एंड लाग्रेंजियन फार्मूलिज्म। ठीक, आज हम लोग का चैप्टर सेकंड फिनिश हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो अब तक जो आप पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और जो डाउट हो उसको आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछते रहिए। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है कि न्यूटोनियन साहब का जो मैकेनिक्स था, न्यूटोनियन साहब का जो फार्मूलिज्म था, और जो लाग्रेंजियन साहब का फार्मूलिज्म था, उसमें से कौन बेस्ट है। तो पहले ही मैं जब इंट्रोडक्शन टू लाग्रेंजियन बताया था तो उसी में बता दिया था कि लाग्रेंजियन क्या होता है, बेस्ट होता है। क्यों इसको बेस्ट करते हैं? क्योंकि न्यूटन साहब का जब आप पढ़ेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाएंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम जो मैं बताएं उसको आप दिमाग में रखिए और सोचिए जो मैं बात बोल रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम आप बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़े हैं, उसका टाइम पीरियड निकाले हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते थे, न्यूटोनियन अप्रोच लगाते थे और फोर्स वगैरह निकालते थे। फिर क्या करते थे, रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते थे, वहाँ से जाके आप इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार करते थे, और तब जाके आप क्या करते थे, अपना टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बताते थे। लेकिन लाग्रेंजियन में हम क्या किए थे, लाग्रेंजियन में हम लोग फोर्स का डायरेक्टली बात ही नहीं किए थे। हम लोग क्या किए थे, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बात किए थे, और जो लाग्रेंजियन इक्वेशन था उसमें लाके सब्स्टिट्यूट कर दिए थे और उसको सॉल्व कर लिए थे। तो वहाँ से टाइम पीरियड मिल गया था और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। तो पहला अंतर ये है कि हमको इसमें, अगर हम लाग्रेंजियन साहब को सॉल्व करने चलेंगे तो हमको एनर्जी का बात करना रहता है। कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बात करना रहता है, फोर्स का बात नहीं करना रहता है। अब फोर्स का बात न करने का फ़ायदा क्या है? फोर्स का बात न करने का पहला फ़ायदा ये है कि अगर कोई सिस्टम है तो उस पर कहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कहाँ एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ता है अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। और कई सारा ऐसा केस होता है, आप क्लास 11 का फ्रिक्शन वाला चैप्टर उठा लीजिए, कई ऐसा केस होता था जिसमें हम कुछ न कुछ हम लोग भूल जाते थे कि इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि इधर लगेगा। दूसरा, जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वहाँ तुरंत हमको डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तो फोर्स निकालना, और सेकेंड चैलेंज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करना, बोथ आर द डिफ़िकल्ट। तो ये हम लोग के लिए एक बिग चैलेंज होता था। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, स्केलर है। तो ऐसा यहाँ झंझट नहीं है कि किस डायरेक्शन में एनर्जी है, क्या इधर क्या एनर्जी है, उधर क्या एनर्जी। हमको बस सिस्टम का एनर्जी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहला छुट्टी तो ये मिल जाता था कि हमको डायरेक्शन नहीं बैठ के खोजना है, किसमें, लाग्रेंजियन साहब में। दूसरा क्या छुट्टी मिल जाता है इसमें, दूसरा क्या फ्रीडम है हमको इसमें कि ये स्केलर है तो डायरेक्शन नहीं खोजना है, पहला फ्रीडम। दूसरा क्या है कि हमको बस एनर्जी कैलकुलेट करना है, ये नहीं सोचना है कि ये फोर्स तो नहीं छूट गया, फ्रिक्शन वाला फोर्स तो नहीं छूट गया, एयर रेजिस्टेंस तो नहीं छूट गया, टेंशन कहीं तो नहीं छूट गया, तो ये नहीं सोचना। तीसरा फ़ायदा क्या है इसमें, आसानी से हम इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आसानी से कार्टेशियन में भी हम लोग लाग्रेंजियन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप पीछे एग्जाम्पल में देखे थे, हम लोग क्या किए थे, लाग्रेंजियन को आसानी से XYZ में कन्वर्ट कर लिए थे, किससे, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, और उससे आसानी से क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। इस वजह से लाग्रेंजियन इज़ बेटर देन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लियर है? अब उसी चीज़ों को लिख लेंगे। तो चूंकि अंतर तो 2-3 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में शार्ट टाइप आंसर पूछता है तो कैसे लिखना है, उसके लिए चीज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम है वहाँ शार्ट आंसर में पूछ सकता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू फार्मूलेशन इज गिवन एज। इन दो फार्मूलेशन में जो मेन डिफरेंस है उसको कैसे लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि इन न्यूटोनियन अप्रोच, न्यूटोनियन साहब का जो अप्रोच था, वी आर कंसर्न विद द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सबसे पहले हम देखते थे कि सिस्टम पे क्या अप्लाइड फोर्स है, और जब अप्लाइड फोर्स है तो क्या करेगा, उसको मोशन लाएगा, तो कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, तो वहीं एक्सेलरेशन का जन्म हो जाता था। तो द रिजल्ट ऑफ विच इज टू एक्सेलरेट द सिस्टम। अब फोर्स लगाए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता था, ये क्या करता था, ये सिस्टम को क्या करता था, एक्सेलरेट कर देता था। ओके, ये सिस्टम क्या करता था, एक्सेलरेट कर देता था।
और सिस्टम क्या हो गया, अब एक्सीलरेट हो गया है, तो द फोर्सेस आर ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसीज एंड दे रिप्रेजेंट द काज ऑफ द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब क्या फोर्सेस क्या हैं, ये क्या हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल, मतलब जो एक्सटर्नल हम क्या कर रहे हैं, एजेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन का काज क्या है, एक्सीलरेशन कारण क्या है, तो हम बताएंगे ना इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लगाएं, इस वजह से बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन लग रहा है। तो वही एजेंसी मतलब वही है कि कैसे हम उस पर फोर्स लगा के बॉडी मूव करा रहे हैं, किस डायरेक्शन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है, एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाह्य कारकों से, एंड दे रिप्रेजेंट द काज ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द रिजल्टिंग एक्सीलरेशन ऑफ द फोर्स और गिवन बाय, उस वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता था बॉडी में और वो फोर्स ऐसे दिया जाता था। ठीक, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। बट इन द केस ऑफ Lagrangian approach we consider kinetic energy and potential energy of the system and the concept of force does not enter into the discussion directly हम force का इसमें कोई discussion करते नहीं हैं। we start from Lagrangian L given by L is equal to T minus B and the difference of kinetic and potential, जो क्या है, डिफरेंस है किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, आगे एक दो डिफरेंस और देखेंगे, फिर हम लोग अपना लेक्चर फिनिश कर देंगे और सेकेंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आगे अब हम लोग क्या डिफरेंस लिखेंगे। लिख सकते हैं कि द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर स्केलर फंक्शन एंड आर इनवेरिएंट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्म करना है तो ये इनवेरिएंट होते हैं। ठीक, दीज इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये आप BSc फर्स्ट से मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक, दीज ट्रांसफॉर्मेशन मे बी एज वेल इंक्लूड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब आप देखे होंगे हम लोग क्या किए थे, लाग्रेंजियन इक्वेशन जनरलाइज कोऑर्डिनेट QJ के फॉर्म में लिखे थे, तो कहीं कहीं उसको हम लोग कार्टेशियन में ले गए थे, कहीं कहीं पोलर फॉर्म भी कैलकुलेट किया। जैसे हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे लाग्रेंजियन उसका सिंपल पेंडुलम का, तो कार्टेशियन में जाके सॉल्व किए थे, याद आ रहा होगा। और फिर जब कंपाउंड पेंडुलम की बात किए थे तो उसमें उसको हम लोग क्या किए थे, उस लाग्रेंजियन को R और थीटा माने थे वहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में क्या कर गए थे, इंटर कर गए थे। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है, वी आल्सो नो दैट द जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैन बी सेलेक्टेड इन मेनी अल्टरनेटिव वेज एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड द सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर आवर चॉइस दैट मेक्स द प्रॉब्लम मोर सिंपलर टू सॉल्व। और अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को चूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे R थीटा ले लिए किसमें, कंपाउंड पेंडुलम केस में। फिर क्या कर लिए थे, XY कोऑर्डिनेट ऐसे करके हम किस में ले सकते हैं, XYZ कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आप बात करें, XY मान लीजिए तो किस में, सिंपल पेंडुलम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको अलग अलग सेट है, उसके हिसाब से अलग अलग, अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट और लेक्चर आप देखे होंगे तो वहाँ से चीज़ क्लियर हो रहा होगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या, अपने मन से हम अलग अलग सेट उसका तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ लिखा गया। और उससे क्या होता है, अगर हम कार्टेशियन से जनरलाइज में इंटर कर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, और आसान हो जाता है। ये चीज़ भी हम लोग देखे थे। ठीक, फिर देखिए आगे लिखा गया है कि इन सच ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ ईजियर टू डील विथ स्केलर क्वांटिटी दैन विथ वेक्टर क्वांटिटीज सच एज फोर्स, मोमेंटम, टार्क, ETC इन्वॉल्व इन द न्यूटोनियन फॉर्मूलिज्म। कई बार मैं बताया हूँ कि फोर्स, मोमेंटम, टार्क, ये सब न्यूटोनियन फॉर्मूलम से हम लोग देखते हैं, न्यूटोनियन साहब का मैकेनिज्म देखते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, और काइनेटिक एनर्जी ये सब क्या है, स्केलर फंक्शन है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल स्केलर फंक्शन है। तो ये क्या है, हमको इसमें डायरेक्शन वगैरह का झंझट नहीं है। लेकिन फोर्स की बात करेंगे तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर एक भी फोर्स का आप सॉल्व कर रहे हैं छूट गया तो अब भी प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। और एक भी फोर्स आप पा गए हैं, हर एक फोर्स पा गए हैं, लेकिन एक भी फोर्स का डायरेक्शन अगर आप गलत लिख दिए हैं तब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपका गलत हो जाएगा। तो सोचिए कितना डिफ़िकल्टी होती थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। एकदम ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ता था कि कहीं कोई फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टेंस या टेंशन, कहीं कोई डायरेक्शन ना मिस कर जाए, कहीं फोर्स का कंपोनेंट ना मिस कर जाए। क्लियर है चीज़। तो ये सब चीज़ें क्या थी, इसमें नहीं थी, क्योंकि ये तो एक आपका क्या है, इनवेरिएंट है। किसके अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो काइनेटिक और पोटेंशियल इनवेरिएंट है। हम लोग अलग अलग सेट बना के क्या किए थे, अलग अलग अपना एग्जाम्पल भी लाग्रेंजियन सॉल्व किए थे, उससे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक, तो ये सब इसमें क्या थे, फ़ायदे थे। क्लियर है चीज़।
और देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, अनदर डिफरेंस इज दैट इन सम प्रॉब्लम इट मे नॉट be possible. Another difference is that in some problem it may not be possible to know all the forces acting on the system. अधिकतर प्रॉब्लम में पॉसिबल ही नहीं होता है कि कैसे हम पता लगाएं कितने सिस्टम क्या हैं, सिस्टम कितने फोर्स लगाएं, जब तक क्वेश्चन क्लियर ही न बताए। एस.सी. वर्मा अगर 11th में आप सॉल्व किए होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा, तो देखे होंगे काफ़ी बंदर वंदर वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे कितना दिक्कत होता था, उसको अच्छे से समझना पड़ता था। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप उस बुक में फेस किए होंगे, ये प्रॉब्लम कि फोर्स को पता लगाना, उसको खोजना, डायरेक्शन खोजना काफ़ी डिफिकल्ट रहता था। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू इफ़ सम कंस्टेंट आर इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम। और ये और सत्य हो जाता है ये चीज़, और मजबूती के साथ हम कह सकते हैं जब पर्टिकुलरली उसमें कोई कंस्टेंट थोप दे, कोई कंस्टेंट इन्वॉल्व कर दे, तो ये चीज़ क्या होता है और इस बात को बढ़ावा देता है कि फोर्स और उसको लिखना और डिफ़िकल्ट है। ठीक, बट इन दैट केस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मे बी गिवन। लेकिन उस केस में क्या होता है, अधिकतर जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, लगभग हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो दिया रहता है। ठीक, तो ये था कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से ये पता चला कि लाग्रेंजियन फार्मलिज्म क्या है, न्यूटोनियन फार्मलिज्म से बेस्ट है। ठीक, और हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़े थे तो उससे भी ये चीज़ पता चल गया। तो ये था डिफरेंस, आपके सिलेबस में टॉपिक था, इस वजह से टॉपिक मैं अलग से बता दिया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब जल्द ही हम लोग 3rd चैप्टर पे चलेंगे क्लासिकल के, और क्वांटम के भी 3rd चैप्टर चलेंगे, तथा साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी स्टार्ट करें। अभी इधर 1-2 दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा, फिर 1-2 दिन में हम लोग 2-2 लेक्चर एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।